ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस की इस श्रृंखला में हम आज आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जलवायु हमारा चैप्टर होगा, राजस्थान की जलवायु। इससे पूर्व में हमने लगभग 8 क्लासेस ली हैं, जिसमें हमने राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकार, आकृति, राजस्थान के भौतिक प्रदेश व राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी राजस्थान के भूगोल में, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु को अध्ययन करने से पूर्व हम देखते हैं जलवायु। जो एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो राजस्थान की जलवायु को लेकर 3 तरह का पैटर्न होता है एग्जाम्स में। अगर साधारण छोटे एग्जाम्स है तो सिंपल प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम का लेवल अगर बड़ा हो तो अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कथन कारक जैसे प्रश्न आए, या निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सुमेलित कीजिए, ऐसे प्रश्न कभी आते हैं तो वो थोड़े कठिन प्रश्न हो जाते हैं। तो 3 तरीके से राजस्थान की जलवायु में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हम देखेंगे। प्रभावित करने वाले कारक, किसको प्रभावित करने वाले कारक? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ये थोड़ा सा प्रश्न अगर यदि पूछा जाता है हमसे तो थोड़ा सा विविधता लिए प्रश्न होता है। इसमें हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कथन कारक जैसे प्रश्न होते हैं। यह सबसे मेन टॉपिक होता है पूरे राजस्थान की जलवायु को समझने। इसमें क्या क्या आते हैं? राजस्थान की जलवायु को देखकर देखें तो स्थिति कौन सी स्थिति? अक्षांश स्थिति। जब हमने अक्षांश देशांतर पढ़े थे तो मैंने कहा था कि अक्षांश और देशांतर मिलकर किसी स्थान की क्या बताते हैं? स्थिति बताते हैं। केवल देशांतर रेखाएं क्या बताती हैं? उस समय उस स्थान के समय को भी बताती हैं, और केवल अक्षांश रेखाएं हमें क्या बताती हैं? किसी स्थान की जलवायु को भी बताती हैं। 2 अक्षांशों के मध्य स्थान को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कौन सी स्थिति? अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति भी क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करती है। तो सबसे पहला है कोई भूभाग कहां पर स्थित है पृथ्वी पर, किस प्रकार वो हम आगे चर्चा करेंगे। स्थिति के बाद में समुद्र तल से ऊंचाई व समुद्र से दूरी, यह दोनों कारक क्या करते हैं? जलवायु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है, यह भी राज्य की जलवायु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो करता है वो है पवनों की दिशा, और कह सकते हैं हम अरावली की स्थिति। यह क्या करते हैं? राज्य की जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यदि कोई प्रश्न हमसे अंदर से पूछा जाए, कोई प्रश्न डीप पूछा जाए हमसे, तो इन कारकों के अंदर से आने वाली चीजों से हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमें सबसे पहले हम जब शुरुआत करेंगे तो कोई अगर महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर बड़ा प्रश्न कोई आता है, जैसे दिशाओं को लेकर आ जाता है, हमसे प्रश्न पूछ लेता है कि राज्य में ग्रीष्म काल में पवनों की दिशा होती है। ऑप्शन आ जाते हैं सागर से स्थल की ओर, या स्थल से सागर की ओर, या फिर आ जाए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं। तो हम रट कर याद करें या इसको समझ कर करें कि यहाँ ये समझ कर करने पर हम बहुत सारे प्रश्नों को सोल्व कर देते हैं। राज्य में सबसे बड़ा दिन, राज्य में सबसे छोटा दिन, राज्य में सबसे सीधी किरणें, राज्य का उष्णकटिबंधीय जिला, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हम कहां से सोल्व कर सकते हैं? प्रभावित करने वाले कारकों से। दूसरा इसके पास टॉपिक होता है राज्य की जलवायु प्रश्न बनाने का। दूसरी चॉइस होती है उसको ऋतुओं को लेकर। किससे प्रश्न बनाता है? ऋतुओं को लेकर। सामान्यतः हम ज्योग्राफी की दृष्टि से देखें हम राजस्थान की, तो 2 ऋतु हम बांट सकते हैं, ग्रीष्मकाल व शीतकाल। ग्रीष्मकाल में ही गर्मी का काल और वर्षा का काल, शीतकाल में शीतकाल से पूर्व का और शीतकाल, यानी कि इस प्रकार से हम 4 ऋतुओं में बांटकर इसको अध्ययन कर सकते हैं। जैसे यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं? भूताल्या कहते हैं, भगुलिया कहते हैं, लू है, आंधियों के सर्वाधिक दिन है, या हमसे प्रश्न पूछा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा, या हमसे पूछा जाए अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से होने वाली मानसून वर्षा, या हमसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कार्तिक क्वार क्या है, लौटता हुआ मानसून क्या है, गुलाबी सर्दी क्या है, या फिर मावट क्या है। ये हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सामान्य प्रश्न आते हैं। और ज्यादातर यहाँ पर प्रश्न आता है मावट को लेकर, हमेशा प्रश्न आता है, कुछ कंफ्यूजन होता है जिसकी वजह से इसमें गलतियां कर देते हैं। तो हम नेक्स्ट जो देखेंगे, जो प्रश्न बनाया जाता है वो राजस्थान की जलवायु कहां से बनाया जाता है? ऋतुओं से लेकर। और नेक्स्ट तीसरा जो प्रश्न बनाया जाता है वो जलवायु प्रदेशों से लेकर। राजस्थान को सामान्यतः 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, और इन जलवायु प्रदेशों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। एक तो सामान्य 5 प्रदेशों में बांटा गया, और इसके अलावा हमसे प्रश्न पूछता है तो कोपेन के अनुसार राज्य का जलवायु वर्गीकरण, थार्मोबवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण,
और हमसे टिवार्था के अनुसार राज्य का जलवायु वर्गीकरण। निश्चित ही ये हमेशा उसकी सबसे बड़ी चॉइस होती है प्रश्न की, कहां से प्रश्न पूछने की, कोपेनहेगन व टिवार्था के बारे में, क्योंकि यहाँ पर उलझन नहीं होती प्रश्न बनाने में। यहाँ से प्रश्न बनाने में, ऑप्शन बनाने में दिक्कत होती है। प्रश्न बन जाता है लेकिन ऑप्शन में जरा सा भी का की में फर्क हो जाता है तो उत्तर डिलीट हो जाता है या विवादित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बड़े एग्जाम होते हैं उनमें प्रश्न बनाए जाते हैं, छोटे एग्जाम्स में सीधे से हमें यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि BW प्रकार की जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, AW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, EAD प्रकार की जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, BWH प्रकार की जलवायु कहाँ पर पाई जाती है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और वो हमें सीधे से जिले मिल जाते हैं और सामान्य प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, जलवायु प्रदेश से। तो 3 तरह का पैटर्न है एग्जाम में पेपर कराने का। एक कहां से, प्रभावित करने वाले कारकों से, दूसरा है ऋतुओं से और तीसरा है जलवायु प्रदेश से। तो हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम सामान्य चीज को पढ़ते हैं, राजस्थान की जलवायु। जलवायु किससे कहते हैं? जलवायु, देखिए हम एक छोटी सामान्य बात करते हैं। हम अभी कहते हैं कि जैसे यहाँ पर एकदम अचानक ठंड लगने लग जाए, हम कहते हैं क्या बदल गया, मौसम बदल गया। अचानक हमें गर्मी लग जाए तो हम क्या कहते हैं, मौसम बदल गया। अचानक हमें उमस भरे यानी कि आर्द्रता बढ़ जाए तो भी क्या कहते हैं, मौसम बदल गया। या हमें एकदम घुटन सी महसूस हो, हवाएं रुक जाए तो भी हम क्या कहते हैं, मौसम बदल गया। तेज गति से पवने चलने लग जाए तो क्या कहते हैं, मौसम बदल गया। तो इस प्रकार मौसम एक अल्पकालिक घटना है। क्या है? अल्पकालिक घटना है जिसके मुख्य कारक क्या क्या है? तापमान में वृद्धि या कमी, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवने, ये सभी क्या है, मौसम के कारक हैं। और ये लगभग एक समान किसी क्षेत्र में बने रहते हैं। लगभग जो पृथ्वी में इसका आकलन होता है 35 वर्षों तक किसी क्षेत्र में एक प्रकार का मौसम यदि बना रहता है तो वो उस क्षेत्र की क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। तो मौसम का दीर्घकालीन रूप क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। हम सब जानते हैं जैसे राजस्थान में हम रहते हैं तो हमारे यहाँ पर मार्च के बाद में ग्रीष्म काल प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर गर्म पवनें चलती है, प्रति वर्ष लगभग एक समान रहता है। यहाँ पर लू चलती है, आंधियां चलती है। और फिर जैसे ही ग्रीष्म काल अंतिम अवस्था में होता है तब हमारे यहाँ पर जून में स्टार्ट से क्या हो जाती है, वर्षा आरंभ हो जाती है। और लगभग सितंबर तक क्या रहती है, मध्य सितंबर तक क्या रहता है, वर्षा का काल रहता है। यहाँ पर वर्षा होती है। वर्षा हमारे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होती है, दूसरे किसी कारक से नहीं होती है। फिर वैसा ही हम देखते हैं तो कार्तिकवार आता है, गुलाबी सर्दी आती है और फिर शीतकाल प्रारंभ हो जाता है। ऐसा ही लगभग हमेशा हर साल चलता रहता है। तो हर साल यही चलता रहता है, इसलिए हम कहते हैं राजस्थान की जलवायु इस प्रकार की है। इस आधार पर देखें तो सामान्य प्रश्न पूछा जाए आपको राजस्थान की जलवायु है तो आपको ये बताना है राज्य की जलवायु है तो कैसी है, उप आर्द्र, या फिर लिखा हुआ मिलेगा आपको उपोष्ण कटिबंधीय। राज्य की जलवायु कैसी है, उप आर्द्र या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है राज्य की। एक सामान्य प्रश्न पूछा जाए आपको राज्य की जलवायु कैसी है तो इसका जवाब होगा उप आर्द्र या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ऐसे कि हम अब विस्तार से समझ कर चलते हैं कि राज्य की जलवायु को जैसे प्रभावित करने वाले कारकों की ओर चलते हैं। तो हमने देखा है कौन कौन से कारक राज्य की जलवायु को प्रभावित करते हैं। स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई या दूरी समुद्र से, मरुस्थल, पवनों की दिशा और अरावली की स्थिति, ये सभी कारक क्या करते हैं, राज्य की जलवायु को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम स्थिति। कौन सी स्थिति, अक्षांशीय स्थिति। हमने प्रारंभ में देखा था राज्य किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में भी कहां पर 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य में राज्य स्थापित है। सबसे पहले तो हमें राजस्थान की स्थिति पता होनी चाहिए जलवायु पढ़ने से पूर्व में। तो हम देखें एक एक चीज को हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं और उसमें भी कौन सा कारक, अक्षांशीय स्थिति के बारे में। किस प्रकार उसको पूरा मानचित्र से समझेंगे। एक बार हम पहले से ही मैप में बना देते हैं राज्य। यह हम देख लेते हैं ये क्या है, 0 डिग्री, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा और इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। हमने यहाँ पर बात की थी, यहाँ पर एक कर्क रेखा थी 23.5 डिग्री पर। क्या थी यह, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, इसको कहते हैं 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, या इसी को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री पर दक्षिणी अक्षांश पर क्या है, यह मकर रेखा। आज देख लेंगे हम इनको क्यों बनाया गया। इसके अलावा है 66.5 डिग्री, इसको 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत। कौन सा व्रत है यह, आर्कटिक व्रत है। और इसी प्रकार 66.5 डिग्री पर क्या है, यह अंटार्कटिक व्रत है। इसका हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इनको क्यों बनाया गया। मुख्य कुछ अक्षांश रेखाएं हैं, क्यों बनाई गई है इनको। देखिए सामान्यतः देखा जाए पृथ्वी कैसी है, गोल है
और गोल पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व की ओर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यदि मान ले पृथ्वी इस प्रकार गोल होने के बावजूद भी अगर इस प्रकार अपने अक्ष पर से सीधी होती, पृथ्वी सीधी होती और सूर्य का प्रकाश अगर सीधा मिलता, तो अगर हम यहाँ से टॉर्च लगाएं तो देखेंगे हम सूर्य का प्रकाश यहाँ पर तो सीधा गिरेगा, लेकिन इसकी किरणें इस 90 डिग्री तक यहाँ पर भी पहुंचेंगी और यहाँ पर भी पहुंचेंगी। लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। किस ओर? पूर्व की ओर। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश हमारा अंतिम रूप से जितनी झुकी हुई उतने भाग पर नहीं पहुंच पाता, यानी कि 90 डिग्री में से कितने भाग पर? 23.5 डिग्री भाग पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए सूर्य का अधिकतम प्रकाश वर्ष भर कहां तक पहुंच पाता है? 66.5 डिग्री तक पहुंच पाता है। सामान्यतः हमारा सूर्य का प्रकाश है वो अधिकतम 66.5 डिग्री तक पहुंच पाता है। इसका मतलब यह हमने कहा क्या, कैसे, क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर क्या हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है? झुकी हुई है। झुकी हुई नहीं आने के कारण ये दोनों ही 66.5 डिग्री तक ही सूर्य का प्रकाश अधिकतम पहुंच पाता है। इससे अधिक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका पर बर्फ जमी हुई है, जबकि उत्तरी में आर्कटिक महासागर पूरा बर्फ से ढका हुआ है। क्यों? क्योंकि तापमान नहीं पहुंचेगा तो जल वो किस रूप में हो जाएगा? हिम के रूप में हो जाएगा। इसीलिए इन रेखाओं का निर्माण किया गया है। सूर्य की अधिकतम प्रकाश कहां तक पहुंचता है? 66.5 डिग्री तक पहुंचता है। ठीक है, इसका हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं है, विश्व के भूगोल से संबंधित है। अब हम देखते हैं हमारे राजस्थान की बात करते हैं। अब हमें इन रेखाओं को मिटा देना, इनसे हमारा अब हमें कोई संबंध नहीं है। समझाने के लिए इनका मैंने प्रयोग किया था, इन दोनों को हटा दिया है। अब देखते हैं हम हमारा राजस्थान, हमने आज शुरुआत की थी। हमारा राजस्थान की शुरुआत होती है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी गोलार्ध से। कहां से शुरुआत होती है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी गोलार्ध से क्या हो जाती है? राजस्थान की शुरुआत हो जाती है। यानी 23 डिग्री 3 मिनट से गुजरती है और 23.5 डिग्री राज्य के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। ऐसा हमने पढ़ लिया। इस प्रकार हमारा राजस्थान देखो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है, और नेक्स्ट दक्षिण में कौन है? मकर रेखा। ये आपको भी याद रखना है। ठीक है, हम अभी इसको मैप में देखेंगे क्यों, कैसे प्रभावित होता है उसको। तो यहाँ पर हमारे राज्य के दक्षिण से होकर क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। अब हम बहुत सारी चीजें अब सब देखते हैं, उसके बाद हम बहुत सारे विविध प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है? अपने परिक्रमा मार्ग में क्या करती है? परिक्रमा करती है। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा। सूर्य के चारों ओर हम जानते हैं कि लगभग 365 दिन में सूर्य के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है। यह माना हमने सूर्य क्या है? यह सूर्य, और एक अंडाकार मार्ग में पृथ्वी क्या करती है? लगभग 365 दिनों में क्या करती है? सूर्य के चारों ओर क्या करेगी? परिक्रमा करेगी। लगभग ये 365 दिनों में घूमकर पृथ्वी क्या हो जाएगी? ये क्या है? हमारी पृथ्वी रखी। क्या बना रखी? पृथ्वी बना रखी, जो सूर्य के चारों क्या करेगी? परिक्रमा करेगी। मैंने कहा पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पूर्व की ओर क्या हो रही है? अपने अक्ष पर झुकी हुई है। किस ओर झुकी हुई है? पूर्व की ओर झुकी है। देखिए यह वाली जो सामान्य रेखा है कौन सी रेखा है? 0 डिग्री। ठीक है, सभी गोलार्ध में देखें ये वाली कौन सी रेखा है? 0 डिग्री। नेक्स्ट बात करें हम, यह वाली कौन सी रेखा है? यह कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? ग्रीन वाली, यह कर्क रेखा। और नेक्स्ट बात करें, यह कौन सी रेखा है? यह हमारी कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। और राजस्थान हमने देखा है किस रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा इसके दक्षिण से होकर गुजरती है। ये आपको स्थिति पता हो जानी चाहिए। वापस से मैं यहाँ पर छोटा सा मानचित्र बना देता हूँ राजस्थान का। ये हमारा राजस्थान है इस प्रकार का। ठीक है, कर्क रेखा पर राजस्थान स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है, हमने पढ़ लिया। अब हम एक समय को लेकर चलते हैं, सितंबर का माह। कौन सा माह? सितंबर का माह में सूर्य की सीधी किरणें कहां पर गिरती है? भूमध्य रेखा पर गिरती है, और पृथ्वी के लगभग दोनों कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों में बराबर तापमान मिलता है। ठीक है, कौन सा? ये फिक्स किस दिन होता है ऐसा? 23 सितंबर को। कब होता है? आपको खाली याद रखना है सितंबर, और भी याद रख लें डेट को। 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहां पर गिरती हैं? 0 डिग्री। इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। सितंबर के बाद में क्या होगा? अक्टूबर आएगा। अक्टूबर के बाद में क्या होगा? नवंबर आएगा, और नवंबर के बाद में क्या आएगा? दिसंबर। अब दिसंबर के दिन सूर्य की सीधी किरणें कहां पर प्राप्त होती हैं? सीधी किरणें हमारी प्राप्त होती हैं कौन से दिसंबर को? 22 दिसंबर। ठीक है, कौन सा दिसंबर? डेट कौन सी है यहाँ पर? 22 दिसंबर।
22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहां पर सीधी प्राप्त होती हैं? हमारे मकर रेखा पर। और हम यहां पर स्थित है, हमने देखा हम यहां पर स्थित है, हमें कैसी किरणें प्राप्त होंगी? तिरछी किरणें प्राप्त होंगी, सबसे तिरछी किरणें प्राप्त होंगी। इसके बाद में देखें, अभी हम सोल्व करेंगे, अभी आगे जा रहे हैं हम, वापस आएंगे यहाँ पर हम। नवंबर दिसंबर हो गया, दिसंबर के बाद क्या आया? जनवरी, फरवरी, और फिर हमारे पास क्या आता है? मार्च। कौन सा महीना आता है? मार्च। कौन सा मार्च? 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होता है? सूर्य की फिर से सीधी किरणें किसको प्राप्त होती हैं? इस 0 डिग्री को सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती हैं। इस वाले क्षेत्र में बराबर तापमान प्राप्त मिलता है, 0 डिग्री पर सीधी किरणें प्राप्त होती है। किस मार्च को? 21 मार्च। मार्च चला जाने के बाद में हम देखें, मार्च के बाद में क्या आएगा? अप्रैल, मई, और फिर कौन क्या आ जाएगा? जून। अब जून के दिन में, जून में सीधी किरणें किसको प्राप्त होती हैं? इस कर्क रेखा को क्या होंगी? सीधी किरणें प्राप्त होंगी। जबकि तिरछी किरणें किसको प्राप्त होंगी? मकर रेखा को। हम राजस्थान हमारा यहाँ पर स्थित है। राजस्थान यहाँ पर स्थित होने के कारण देखो, अब हम कौन से महीने में? जून में। जून भी कौन सा? 21 जून को हम सीधी किरणें प्राप्त करते हैं। जून के बाद में क्या आएगा? जुलाई, वापस अगस्त, और वापस क्या है? सितंबर। इस तरह का हमारी पृथ्वी चारों चक्कर लगाने के कारण ही हमारे यहाँ पर क्या होती है? ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। तो ऋतुएं क्यों परिवर्तित होती हैं? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों क्या करती है? परिक्रमा। एक करती है परिभ्रमण, जिसको कहते हैं घूर्णन करना, वो अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व, जिससे क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं 24 घंटों। लेकिन ये क्या करती है? परिक्रमा करती है, परिक्रमा मार्ग है इसका। तो अब देखें हम कौन सी हमारे क्या प्रभावित करता है? स्थिति के अनुसार। यदि हम भूमध्य रेखा पर होते हैं तो वर्ष के अधिकांश दिनों में हम सूर्य का सीधा प्रकाश प्राप्त करते, तो हमारे यहाँ पर अलग प्रकार का मौसम होता है। यहाँ पर समंदनी वर्षा होती, दिन में 2 बजे तक तेज तापमान होता है, फिर बादल बनते हैं और वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है ना। हमारे यहाँ पर अमेज़न, कांगो जैसे क्या होते हैं? वन होते है ना। तो हमारे यहाँ पर अलग प्रकार की आर्थिक विशिष्टताएं होती, अलग प्रकार का भौतिक प्रदेश होता। लेकिन हम कहां पर स्थित हैं? कर्क रेखा पर स्थित हैं। देखिए, हम कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण देखिए, सितंबर माह में हमें, सितंबर और मार्च माह में हमें एक जैसा तापमान मिलता है, और 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात की अवधि समान होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाए राज्य में किस दिन और रात की अवधि समान होती है, तो उस दिन कब होगी? 23 सितंबर और 21 मार्च को राज्य में दिन और रात की अवधि क्या होगी? समान होगी। क्यों? क्योंकि उस दिन सूर्य सीधा कहां पर चमकता है? भूमध्य रेखा पर चमकता है। यानी कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो बृहद व्रत रेखा कौन सी है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, उस पर सूर्य सीधा चमकता है दोनों गोलार्धों के मध्य में। इसका मतलब उस दिन क्या होगा? दिन और रात की अवधि पृथ्वी पर समान होगी। उसीलिए हमारे राज्य में भी दिन और रात की अवधि कब समान होगी? 23 सितंबर और 21 मार्च को। नेक्स्ट देखते हैं हम सितंबर के बाद में। नेक्स्ट हमसे प्रश्न पूछा जाए अक्टूबर नवंबर। आपने देखा होगा अक्टूबर नवंबर आते आते धीरे धीरे हमारे यहाँ पर तापमान क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तापमान कम क्यों होने लगता है? क्योंकि हम धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं? दक्षिणायन होने के कारण हम धीरे धीरे किस ओर जा रहे हैं? ऊपर की ओर जा रहे हैं। हमारा ताप सूर्य वो दक्षिणायन होने के कारण वो सीधा किस ओर जा रहा है? मकर रेखा की ओर जा रहा है। एक छोटे से डायग्राम बता रहा हूं, बाद में फिर से समझ लेंगे हम इसको। मकर रेखा की ओर जा रहा है सूर्य, यहां से 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री पर था, 0 डिग्री से धीरे धीरे किस ओर जा रहा है? वो मकर रेखा की ओर जा रहा है। जैसे जैसे यहां जाएगा सूर्य मकर रेखा की ओर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जब सूर्य सीधा चमक रहा है, हमको सबसे तिरछी किरणें प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होंगी? सबसे तिरछी किरणें। अब यदि हमें सूर्य की तिरछी किरणें प्राप्त होंगी तो निश्चित है कि हमारे यहाँ पर तापमान क्या होगा? कम होगा। तो हमें निश्चित क्या लगेगी? ठंड लगेगी। यानी कि हमारे यहाँ पर क्या आरंभ हो रहा है? शीतकाल आरंभ हो रहा है। और 22 दिसंबर को सबसे तिरछी किरणें प्राप्त होती है। इसीलिए देखो, दिन जल्दी से क्या हो जाता है? ढल जाता है। दिन का समय की अवधि बहुत कम होती है और रात की अवधि क्या होगी? बड़ी होगी। तो सबसे ज्यादा दिन की अवधि सबसे कम किस दिन होगी? तो 22 दिसंबर। रात की अवधि सबसे बड़ी किस दिन होगी? 22 दिसंबर को होगी। तो हमसे प्रश्न पूछा जाए इस तरह का, दिन की अवधि सबसे कम किस दिन होगी? तो किस दिन होगी? 22 दिसंबर को। या पूछा जाए रात की अवधि सबसे बड़ी कब होगी? तो कब होगी? 22 दिसंबर को। नेक्स्ट देखें, दिसंबर के बाद में धीरे धीरे जनवरी, फरवरी और मार्च। अब वापस से सूर्य किस पर आ गया? 0 डिग्री पर आ गया। जैसा सितंबर में था वैसा ही हो जाएगा। 21 मार्च को सूर्य वापस सीधा 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर चमकने के कारण इस दिन भी दिन और रात की अवधि क्या होगी? लगभग समान होगी। देखिए, हम मार्च के बाद में अप्रैल, मई, अब हम क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो रहा है, कर्क रेखा की ओर आगे बढ़ रहा है। कर्क रेखा की ओर आगे बढ़ने के कारण
अब हमें सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे जैसे अप्रैल मई आ रहा है, अब हमारे यहाँ पर क्या प्रारंभ हो रहा है, ग्रीष्मकाल प्रारंभ हो रहा है, हमें गर्मी लगने लग रही है। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारी तरफ आ रहा है। कहां, किस दिन? 21 जून को सूर्य सीधा कहां पर आता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसीलिए 21 जून को राज्य में दिन की अवधि सबसे बड़ी और रात की अवधि सबसे छोटी होगी। किस तारीख को? 21 जून को दिन की अवधि राज्य में सबसे बड़ी व रात की अवधि सबसे छोटी किस दिन होगी? 21 जून को होगी। तो एग्जाम में प्रश्न पिछले आपसे, तो ये ध्यान रखना है इसी दिन, क्योंकि हमें सूर्य की क्या मिलेंगी? सीधी किरणें प्राप्त होंगी। सबसे तिरछी किरणें किस दिन प्राप्त होती है? तो आप क्या बताओगे? 22 दिसंबर। लेकिन सबसे सीधी किरणें राज्य को किस दिनांक को प्राप्त होंगी? 21 जून को राज्य को सीधी किरणें प्राप्त होती हैं। इससे संबंधित और प्रश्न हैं और उनको हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो इस डायग्राम के प्रश्न चर्चा कर रहे जो डेट को लेकर पूछ रहे आपसे। 21 जून को राज्य में सीधा चमका। जून के बाद में जैसे जैसे जुलाई हुआ, वापस से सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। वापस अगस्त और सितंबर में वापस कहां जाता है? 0 डिग्री पर। इस चित्र से एक चीज आपने देखी होगी कि सूर्य अधिकतम सीधा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों में चमकता है। सूर्य अधिकतम सीधा कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों में, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक पहुंच पाता है और अधिकतम दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध तक पहुंच पाता है। इसीलिए 23.5 डिग्री उत्तरी वाले को नाम दिया है कर्क रेखा और दक्षिण वाले को नाम दिया है मकर रेखा। इसलिए मुख्य अक्षांश रेखाएं बनाई गई हैं। तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं और आगे हम देखेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा। एक बार और चित्र में हम देख लेते हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो भी ले लें इसका, और आप घर पे बैठ के इसको वीडियो को पुश करके आप इसको वापस से रिपीट करके इसको समझ लें इस चित्र के माध्यम से क्या, कैसे जलवायु और कैसे ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। कोई भी स्थान यदि आप मान ले, हमने अभी पढ़ा है उसके आधार पर मान ले, अगर हमारा राजस्थान यहाँ पर स्थित होता तो आप देखते हैं यहाँ पर कैसा होता, वर्ष भर तापमान हमें कम प्राप्त होता, शीत होता, बर्फ ढकी हुई थी जैसे ग्रीनलैंड, आइसलैंड है ना, या थोड़ा सा नीचे की ओर होते थे यूरोपियन देश। ठंडे क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर कैसे मिलती हैं? तिरछी मिलती है, तो निश्चित ठंडे होंगे। यदि हमारा क्षेत्र इनके बीच में यहाँ होता तो वर्ष भर उच्च तापमान होता है ना, हमें शीतकाल कभी देखने को नहीं मिलता, उच्च वाष्पीकरण, उच्च वर्षा होती है। तो राज्य की या किसी भी भूभाग की जलवायु, किसी भी भूभाग की जलवायु को कौन निर्धारित करता है? अक्षांशीय स्थिति निर्धारित करती है। ठीक है, इसको हम एक चित्र के माध्यम से, एक वापस से इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से इसको फिर से देख लेते हैं, पूरे को इसको बनाया इसको। ये हमारी 0 डिग्री है, ये हमारी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, और यहाँ पर हमारा क्या है? ये राजस्थान स्थित है, और यहाँ पर ये क्या है? मकर रेखा। ठीक है, हमने कहा था, अभी शुरुआत की थी हमने सितंबर माह में, है ना, हमने कहा था 23 सितंबर माह में सूर्य सीधा कहां पर चमकता है? भूमध्य रेखा पर। इसीलिए समान ताप प्राप्त होता पृथ्वी को, इसलिए दिन और रात की अवधि क्या होती है? पृथ्वी पर समान होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सितंबर के बाद में हम चलते हैं आगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर कौन सा दिसंबर? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य सीधा कहां पर चमकता है? इस मकर रेखा पर। तो राज्य को कैसी किरणें प्राप्त होंगी? तिरछी किरणें प्राप्त होंगी, क्योंकि सूर्य कहां पर है? यहां पर सीधा चमक रहा है, तो सूर्य की सीधी किरणें कहां पर मिल रही है? मकर रेखा पर मिल रही है। मकर रेखा पर क्या होगा? ग्रीष्मकाल होगा, और हमारे यहाँ पे क्या होगा? शीतकाल, क्योंकि हमें सूर्य की कैसी किरणें मिल रही है? तिरछी किरणें मिल रही है। वापस दिसंबर के बाद में क्या आएगा? जनवरी, वापस फरवरी, और वापस से क्या आ गया? मार्च। अब वापस से सूर्य की सीधी किरणें कहां पर? 0 डिग्री पर। मार्च के बाद में क्या आएगा? अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई, और मई के बाद में जून। जून कौन सा? 21 जून को लास्ट रूप से सीधी कहां पर चमकेगी? अब राजस्थान में चमकेगी, सीधी किरणें मिलेंगी इस दिन। दिन की अवधि बड़ी और रात की अवधि छोटी। 21 जून को हमारे राज्य को कैसी किरणें प्राप्त होती हैं? सीधी किरणें प्राप्त होती हैं। अब देखिए हम राज्य को इस दिन सीधी किरणें प्राप्त होती है, दिन की अवधि ज्यादा होती है, अधिकतम सूर्य यहाँ पर सीधा चमकने के बाद 21 जून के बाद 22 जून होती है, सूर्य वापस दक्षिणायन हो जाता है। वापस जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर ही आ गया, वापस अक्टूबर, नवंबर। इसका मतलब ध्यान दिया आपने, क्या हो रहा? सूर्य अधिकतम सीधा इन्हीं के बीच में सीधा चमकता है, इसलिए कैसा प्रदेश है?
उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। इस कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर कभी भी सूर्य सीधा चमकता नहीं है। इससे आगे सूर्य कभी भी उत्तरी गोलार्ध या दक्षिण गोलार्ध में सीधा चमकता नहीं है। 22 दिसंबर के बाद में सूर्य वापस यहाँ से इस प्रकार चलने लगेगा, 21 जून के बाद में यहाँ चलने लगेगा। यानी कि सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त कौन करता है? कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का क्षेत्र। यदि कोई क्षेत्र, कोई भूभाग कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य में स्थित है तो वो कैसा होगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। इस स्थिति के अनुसार हम आगे प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है, शेष जो इन कर्क रेखा उत्तर मकर रेखा के दक्षिण में होगा, ये कैसा होगा? उपोष्णकटिबंध। कैसा होगा? उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। इससे आगे लगभग 40 डिग्री से उत्तर के क्षेत्र में होगा, वो कैसा होगा? शीतोष्णकटिबंधीय होगा। और ये कैसा होगा? तो ये ऊपर और कैसा होगा? ध्रुवीय होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये उपोष्ण, उपोष्ण के बाद में कैसा होगा? शीतोष्ण, शीतोष्ण के बाद में कैसा क्षेत्र होगा? ध्रुवीय। तो ये विशेषताएं होती है। अब हम हमारे राजस्थान पे अप्लाई करके देख लेते हैं। हमसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, देखो हमने पढ़ा था कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा के बारे में हमने पढ़ा था। कर्क रेखा राज्य के दक्षिण से होकर गुजरती है और बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले, 2 जिलों से होकर गुजरती है। ये भी पढ़ा कि हमने बांसवाड़ा जिले की क्या होकर गुजरती है? मध्य से होकर गुजरती है। तो बांसवाड़ा जिले का कुशलगढ़ तहसील है, वो कहां आती है? कर्क रेखा के दक्षिण में आती है। इसलिए राज्य का एकमात्र जिला जो उष्णकटिबंधीय जलवायु रखता है वो कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। आपसे पूछा जाए राज्य का उष्णकटिबंधीय जलवायु रखने वाला जिला है, कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। ऐसा हमको ऑप्शन में जैसलमेर वगैरह मिले तो हम उष्णकटिबंधीय अगर हम रट के जाएंगे तो ये सोचेंगे कि उष्णकटिबंधीय यानी गर्मी से संबंध जोड़ेंगे। और हमको लगता है कि जून में सबसे ज्यादा गर्मी चूरू, जैसलमेर जिलों में होती है, तो उष्णकटिबंधीय जिला कौन हुआ? हम वहां पर ऑप्शन में देखकर बताना चाहेंगे तो तुक्का लगाएंगे, तो इसको लगाएंगे जैसलमेर, चूरू को लगाएंगे। जबकि स्थिति के अनुसार हम देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, क्योंकि बांसवाड़ा के मध्य से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। राज्य के किस जिले में सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती है? अधिकतम सीधी किरणें किस जिले को प्राप्त होंगी? केवल बांसवाड़ा को प्राप्त होंगी, या इसके पास में डूंगरपुर हो इसको प्राप्त होंगी, या इसके निकटतम प्रतापगढ़ है, या इसके निकटतम कौन है? झालावाड़। ये भी ध्यान रखना है कि झालावाड़ का अभी हम मैप में बनाकर देखेंगे। झालावाड़ को भी क्या होंगी? सीधी किरणें प्राप्त होंगी, क्योंकि उसका दक्षिणी भाग है वो दक्षिण में। ठीक है, हम मैप में देखेंगे। लेकिन एकमात्र जिला अगर पूछा जाए तो कौन होगा? बांसवाड़ा, क्योंकि बांसवाड़ा के मध्य से क्या गुजरती है? कर्क रेखा। सूर्य यहाँ पर 21 जून को क्या होगा? सर पर सीधा चमकेगा। 21 जून को राज्य के अन्य किसी भी जिले में चले जाएं, सूर्य सर पर सीधा नहीं होगा, वो कैसे होगा? थोड़ा सा दक्षिण की ओर ही होगा। तो अधिकतम सूर्य सीधा कहां पर चमकता है? बांसवाड़ा पर। सूर्य की सीधी किरणें कौन प्राप्त करेंगे? कब प्राप्त करेंगे? तो हमने देखा है जून के महीने में सीधी किरणें प्राप्त करेंगे, जबकि राज्य तिरछी किरणें कब प्राप्त करेगा? तो दिसंबर के माह में तिरछी प्राप्त करेगा। और तिरछी किस दिन करेगा? तो 22 दिसंबर को सबसे ज्यादा तिरछी प्राप्त करेगा। और सीधी किस दिन या सर पर सूर्य कब चमकेगा? तो 21 जून को चमकेगा। राज्य की सबसे तिरछी किरणें किस जिलों को मिलेंगी? तो जो भी उत्तरी जिले होंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये जिले हैं राज्य की जो वर्ष के किसी भी माह में क्या हमेशा क्या प्राप्त करेंगे? तिरछी किरणें प्राप्त करेंगे। चाहे जून के माह होगा तो भी इसको कैसी किरणें मिलेंगी? तिरछी। और सबसे अधिक तिरछी गंगानगर को कब मिलेंगी? 22 दिसंबर को मिलेंगी। तो इस प्रकार यह स्थिति से लेकर यदि हमसे कोई प्रश्न पूछे जाए, सामान्य प्रश्न ये पूछा जाए कि कर्क रेखा से संबंधित जोड़कर पूछा जाए तो बांसवाड़ा जिले को ध्यान रखना है। यह उष्णकटिबंधीय जिला और राज्य का अधिकांश भाग किसमें आता है? उपोष्णकटिबंध में। इसीलिए हमने सबसे पहले कहा था, टॉपिक शुरू करे तब, कि राज्य की जलवायु कैसी है? तो उपोष्ण या उप आर्द्रकटिबंधीय जलवायु है। लेकिन राज्य का एक जिला कौन से कटिबंध में आता है? उष्णकटिबंध में आता है। तो यहाँ स्थिति से लेकर हमसे प्रश्न पूछे जाएं, इसके जवाब आपको देने, यही हमें वर्षा और सब में मदद करेगा। जब हम पढ़ेंगे जल पवनों की दिशा वगैरह, ये सब यही चित्र हमें, ये डायग्राम हमें सब जगह मदद करेगा। एक चीज को हम देखते तभी हमने देखा राजस्थान की स्थिति किस प्रकार की, कहां स्थित होने के कारण राज्य की जलवायु किस प्रकार की है। यहाँ से हमें समय, डेट के बारे में पूछा जाए तो उसको आपको जवाब देना है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम आगे नेक्स्ट चलते हैं प्रभावित करने वाले कारकों में समुद्र से दूरी व समुद्र तल से ऊंचाई किस प्रकार राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार हमने देखा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक। अब हम आगे चलते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा, समुद्र तल से ऊंचाई व समुद्र से दूरी। देखिए राज्य की स्थिति को देख लेते हैं। सबसे पहले हम समुद्र से दूरी देख लेते हैं। देखिए हमारा राज्य, हमने प्रारंभ में बात की थी भारत में राज्य की स्थिति को देखा था हमने। भारत में राजस्थान जो स्थित है वह कहां पर स्थित है? राज्य के भारत के उत्तर
पश्चिम में स्थित है। इस प्रकार हमने अध्ययन किया था राज्य स्थिति को लेकर। अब इसमें देख लेते हैं, यह हमारा राज्य स्थित है। थोड़ा सा मानचित्र में बड़ा बना देते हैं। देखिए कर्क रेखा है, ये राजस्थान की स्थिति है। देखिए यहाँ राजस्थान की इस तरफ कौन है? अरब सागर। यहाँ पर कौन है? ये अरब सागर। और इस तरफ देखिए बंगाल की खाड़ी। प्रश्न जब कथन कारक क्या है तब ये बहुत चीजें काम की। देखिए हम सबसे पहले देखिए ये अरब सागर है। अरब सागर का ये वाला जो भाग इसको कहते हैं खंबात की खाड़ी, और ये वाला है कच्छ का रण। कच्छ ये कच्छ का रण है, दलदली क्षेत्र है, और ये कच्छ की खाड़ी है। ये हमारे पास कच्छ की खाड़ी है जो अरब सागर का ही भाग है। कच्छ की खाड़ी है ये हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास? खंबात की खाड़ी। राज्य से लगभग 225 से 250 किलोमीटर दूर ये क्या है? अरब सागर का भाग हमसे शुरू होता है। मुख्य भाग है अरब सागर का लगभग 400 किलोमीटर हमसे दूर है, और ये लगभग राज्य का ये भाग है जो हमसे कितना दूर है? लगभग 2500 किलोमीटर हमसे दूर है बंगाल की खाड़ी से। ये भी राज्य की जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। जो भूभाग सागर से जितना दूर होगा वहां पर क्या पाई जाएगी? विषम जलवायु पाई जाएगी। जो भूभाग सागर से जितना दूर होगा वहां पर कैसी जलवायु पाई जाएगी? विषम जलवायु पाई जाएगी। और जो भूभाग सागर से जितना निकट होगा वहां पर क्या कैसी जलवायु पाएगी? सम जलवायु। सम विषम जलवायु क्या है? सम जलवायु जहां पर तापांतर बहुत कम पाया जाता हो। तापांतर यानी कि दिन और रात के तापमान, यहाँ पर वर्ष के ग्रीष्मकाल का तापमान और शीतकाल का तापमान में बहुत कम अंतर पाया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? सम जलवायु। और सम जलवायु कौन प्राप्त रखता है? सागर से निकट क्षेत्र। सागर से निकट क्षेत्र हैं वो क्या रखते हैं? सम जलवायु रखते हैं। जबकि सागर से जो दूर होते हैं वो कैसी जलवायु रखते हैं? विषम जलवायु रखते हैं। विषम जलवायु से संबंध है जहां पर दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता हो, या शीतकाल में और ग्रीष्मकाल में तापमान में बहुत अंतर पाया जाता हो। जैसे ग्रीष्मकाल विषम जलवायु का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जैसलमेर में मान ले, जैसलमेर में शीतकाल में देखें दिन का तापमान है वो 30 डिग्री तक पहुंच जाता है, और रात का तापमान है वापस से आकर 10 डिग्री तक हो जाता है। यहाँ पर गर्मियों में भी देखें तो दिन का तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, और रात का तापमान 10 डिग्री तक हो जाता है। जबकि देखें हमारे दक्षिणी जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, इन जिलों की बात करें, यहाँ पर सामान्य तापमान दिन का तापमान ग्रीष्मकाल की बात करें यदि 40 से 45 पहुंच जाता है तो रात का तापमान है वो 38-40 के आसपास ही रहता है। दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता। शीतकाल की बात करें तो शीतकाल में यहाँ पर तापमान जैसे 28 डिग्री 25 डिग्री तक रहता है, और रात का तापमान भी 20 से 22 डिग्री रहता है। तो हमारे यहाँ पर देखें तो दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर पाया जाता है। जबकि जैसलमेर है या उत्तरी जो जिले हैं यहाँ पर कौन सा तापमान कैसा पाया जाता है? विषम। तो देखिए हमारा ये वाला भाग है राज्य का, ये दक्षिणी व दक्षिण पश्चिमी भाग है, ये क्या रखता है? सागर से क्या रखता है? निकटता रखता है। सागर से निकटता रखने के कारण यहाँ पर क्या कैसी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु पाई जाती है। आपसे पूछा जाए सबसे कम तापांतर किन जिलों में पाया जाता है, तो वहां पर ऑप्शन होगा, सबसे पहला ऑप्शन होगा डूंगरपुर, दूसरा ऑप्शन होगा वहां पर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी कि दक्षिण के जिले हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु पाई जाती है, सबसे कम तापांतर पाया जाता है। जबकि जितना जो दूर वाला भूभाग होगा वहां पर किसी जलवायु की विषम। बहुत सारे अन्य भी कारक है, यहाँ पर वनस्पति की बहुत अधिकता होती है जिस कारण यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। दूसरे भी बहुत सारे कारण है, उच्चावच परिस्थिति है। लेकिन एक कारक यह भी है कि अपने को इतना याद रखना है कि जो भूभाग सागर से निकटता रखता है वहां पर कैसी जलवायु होती है? सम। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं, हमारा प्रायद्वीपीय भारत। यदि आप प्रायद्वीपीय भारत में शीतकाल में भी जाएंगे तो आपको स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ग्रीष्म काल में जाएंगे तो भी आपको कोई तापमान में परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर सागर से स्थल और स्थल से सागर की ओर क्या चलती? स्थानीय पवनें चलती, जो यहाँ पर तापमान में ज्यादा परिवर्तन को नहीं होने देती। इसलिए न तो यहाँ पर दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है, न ही वर्ष के माहों में किसी शीतकाल और ग्रीष्मकाल में अधिक अंतर पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर इन क्षेत्रों में कैसी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु पाई जाती है। जबकि उत्तर भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है? विषम, क्योंकि ये सागर से क्या रखते हैं? दूरी रखते हैं। तो जो भूभाग सागर से निकट होगा वहां पर सम जलवायु होगी, और जो दूर होगा वहां पर क्या होगी? विषम।
तो आपसे यहाँ पर प्रश्न, हम यहाँ पर हमारे जो प्रश्न है वो हम सोल्व करते हैं। राज्य में सबसे सम जलवायु या सबसे कम तापांतर पाया जाता था डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर दक्षिणी राजस्थान, और सर्वाधिक विषम जलवायु पाई जाती है तो राज्य के उत्तर पश्चिमी जिले, या फिर आपसे कोई विशेष पूछे तो स्थान पूछे, आपको दैनिक तापांतर पूछे तो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो जैसलमेर में, और वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा पाया जाता है वो चूरू जिले में। वार्षिक तापांतर सर्वाधिक कहां पर? चूरू में। दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा कहां पर? जैसलमेर में। जबकि दैनिक, वार्षिक आपसे सब कुछ पूछे, समझो सब कम तापांतर कहां पाया जाता था? डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा या फिर दक्षिणी राजस्थान। दूसरा बात करते हैं हम सागर तल से ऊंचाई। किसी भी भूभाग की ऊंचाई को हम सागर तल से मापते हैं। इस आधार पर देखें तो जो भूभाग जितना अधिक ऊंचाई पर होगा वहां पर क्या होगा? वहां पर तापमान क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर, क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कहां पर? क्षोभ मंडल में। तो हमारा आवासी कहां तक है? क्षोभ मंडल तक है, लगभग ये औसत रूप से 14 किलोमीटर ऊंचाई तक है। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। तापमान कम होगा ऊंचाई पर तो निश्चित है कि हम कह रहे हैं कि जितना अधिक ऊंचाई पर होगा वहां पर तापमान कैसा होगा? कम होगा। या फिर हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर में लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई में लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब बात करें हम राजस्थान की, राजस्थान को इसको अप्लाई करके देखते हैं तो राज्य का हमने देखा था, अरावली पड़ी थी तो हमने देखा था राज्य में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हमने कहा था कि दक्षिण पश्चिम में इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों क्या है? अधिक है। तो राज्य के जो दक्षिण पश्चिम जिले हैं, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये लगभग ऊंचाई पर स्थित जिले हैं। ऊंचाई पर स्थित जिले होने के कारण ही यहाँ पर तापमान क्या होता है? कम पाया जाता है। देखो अभी हमने बात की थी, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि 21 जून को, इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। 21 जून को सूर्य सीधा कहां पर चमकता है? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून को सूर्य सीधा कहां पर चमकता है? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो सबसे ज्यादा तापमान किसको मिलना चाहिए? बांसवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा तापमान होना चाहिए, या इसके निकटवर्ती क्षेत्र, इसका निकटवर्ती क्षेत्र देखें डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही या फिर हमारे झालावाड़, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? तापमान होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। राज्य 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें किसको प्राप्त होती है? तो सीधी किरणें किसको प्राप्त होती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और ये हमारा झालावाड़ है। झालावाड़ को भी सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती है 21 जून को। तो फिर तापमान इन जिलों में सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जबकि सबसे ज्यादा तापमान हम कब कहां नोट करते हैं? जैसलमेर, चूरू, इन जिलों में नोट करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, एक तो यहाँ पर ये वनस्पति विहीन क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? वनस्पति विहीन क्षेत्र है, जबकि यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। दूसरा है, यह भूभाग ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण हमने देखा अभी 165 मीटर की ऊंचाई पर होगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अपने आप क्या होगा कि कम होगा। अगर ये 400 से 400-500 मीटर भी ऊंचाई पर है तो अन्य भूभाग से कितना 5 से 6 डिग्री तापमान क्या हो जाता है? अन्य जिलों से कम होगा। इसीलिए एक प्रश्न हमसे पूछा गया और पूछा जाए इस प्रकार का कि सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र कर्क रेखा के निकट होने के बाद भी यहाँ पर तापमान कम पाया जाता है जून माह में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं माउंट आबू सिरोही 1722 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और 1722 मीटर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण निश्चित 165 पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम है, लगभग 10 से 15 डिग्री है। राज्य की तुलना में 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होगा? कम होगा। यदि राज्य में हमारा औसत रूप से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है ग्रीष्मकाल में, तो यहाँ पर कितना होगा? 5 से 10 डिग्री के मध्य का तापमान होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है। तो हमसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो ये भी कारक है, जो भूभाग समुद्र तल से जितना अधिक ऊंचाई पर होगा उतना ही क्या होगा? वहां पर तापमान कम पाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सागर से दूरी व सागर तल से ऊंचाई भी क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है राज्य के पश्चिम में हमारे यहाँ पर क्या है? मरुस्थल स्थित है। राज्य के 61.11% भाग पर क्या स्थित है? मरुस्थल है। मरुस्थल भी राज्य की जलवायु को प्रभावित करता है। राज्य का यह भाग अगर मरुस्थलीय नहीं होता, वनीय क्षेत्र होता, तो राज्य की जलवायु लगभग समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती। क्योंकि हमारा राज्य अगर यदि हरा भरा क्षेत्र होता तो राज्य की जलवायु अलग प्रकार की होती। यह भाग ठंडा होता शीतकाल में और ग्रीष्मकाल में भी इतनी अधिक यहाँ पर गर्मी नहीं होती। किन जिलों में सबसे ज्यादा होती? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ में होती। इन जिलों में कम ग्रीष्मकाल पाया जाता। जब अधिक हमारे यहाँ पर तापमान होने का मुख्य कारण क्या है? यह मरुस्थलीय भूभाग है, वनस्पति विहीन क्षेत्र होने के कारण तापमान है।
तो ये क्षेत्र इसकी तुलना में अधिक गर्म होने का मुख्य कारण है कि भूभाग कैसा भाग है, मरुस्थलीय भाग है। तो मरुस्थलीय भी क्या करता है, राज्य की जलवायु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है अरावली की स्थिति व पवनों की दिशा। हमने जब पढ़ा था प्रारंभ में, हमने देखा यहाँ से ये इस प्रकार हमारी क्या फैली हुई है, अरावली श्रृंखला फैली हुई है, और अरावली के समानांतर ही हमारे यहाँ पर पवन चलती है। कौन सी पवन चलती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। एक पवन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब विस्तार से पढ़ेंगे इस पवन के बारे में। अभी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। पवन इस प्रकार ग्रीष्म काल में जो पवन चलती है इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम पवन या दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन। इस तरह का दक्षिण पश्चिम मानसून पवन चलती है जो अरावली की क्या है, समानांतर चलती है, और समानांतर चलने के कारण कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। तो यह पवनें इसको पार करके आगे बढ़ जाती हैं और दिल्ली और पंजाब में क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। तो अरावली और दक्षिण पश्चिम पवनों की दिशा एक समान होने के कारण भी राज्य का अधिकांश भाग इस मानसून से वर्षा प्राप्त करने में क्या रहता है, असमर्थ रहता है। इस कारण यह भी राज्य की जलवायु को, अरावली व पवनों की दिशा भी क्या करती है, राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में है स्थिति। स्थिति के बाद में हमारे राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में समुद्र तल से ऊंचाई व समुद्र से दूरी, मरुस्थल, अरावली व दक्षिण पश्चिम पवनें भी क्या करती है, पवनों की दिशा भी क्या करती है, राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है। पवन सामान्य चर्चा कर लेते हैं हम, कल हम इसे विस्तार से और देखेंगे, ऋतुओं से अप्लाई करके देखेंगे। आज हम देख लेते हैं पवन। पवन किसे कहते हैं, सामान्यतः आप कहेंगे वायु को। तो वायु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है, उसे हम क्या कहते हैं, पवन। क्यों गति करती है वायु, देखिए उसको थोड़ा सा इसको अप्लाई करके देख लेते हैं हम, इससे आप थोड़ा सा वायुदाब समझ जाएंगे। आप सबने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा, यह हमारा क्या है, धरातल है। क्या है हमारा, धरातल है। धरातल से ऊपर आप जानते हैं सभी कौन कौन से मंडल है हमारे पास, शोभ मंडल है, शोभ मंडल के बाद समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। सर्वाधिक घनत्व लगभग 95% घनत्व कहां पाया जाता है, शोभ मंडल में। सभी भारी गैसें, जल वाष्प सभी कहां पर पाए जाते हैं, बादलों का बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, वर्षा का होना, तूफानों का चलना, सभी घटनाएं कहां घटित होती हैं, शोभ मंडल में। लगभग सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है, शोभ मंडल में। यहाँ पर हल्की गैसें पाई जाती है। अब देखिए हम यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर खड़े हैं, सामान्य शब्दों में चर्चा करते हैं हम, तो ये वाला वायुमंडल हम पर क्या डाल रहा है, भार डाल रहा है। तो धरातल की प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले वायु के भार को क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। वायु दाब किसे कहते हैं, धरातल की प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले भार को क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। सामान्यतः 1325 मिलीबार हमारा क्या है, वायु दाब है। इसको हम बाद में देखेंगे, हमारा वायु दाब वगैरह तो चैप्टर नहीं है, हमें सामान्य याद रखना है हमें कि धरातल की प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले वायु के भार को क्या कहते हैं, हम वायु दाब कहते हैं। वायु दाब ये तो समझ में आ गया आपको, वायु दाब क्या है, प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले वायु के भार को क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर हमने कहा है ग्रीष्म काल आ गया, ग्रीष्म काल आ रहा है, यानी कि जैसे ही मई जून, मई का महीना प्रारंभ हुआ, अप्रैल मई और जून, इस समय में वायु क्या होगी, गर्म होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या फैल रहा है, तापमान सीधा आ रहा है। तापमान सीधा आने के कारण वायु क्या होगी, गर्म होगी। वायु गर्म होकर कहाँ होगी, ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के कारण ऊपर उठकर वो फैलेगी, और ऊपर उठेगी यानी कि हम पर वायु का भार क्या हो जाएगा, वायु का भार हम पर क्या होगा, कम होने लगेगा। वायु का भार कम होगा यानी कि हम पर क्या होगा, वायु का भार कम होना, यानी कि वायु दाब क्या होना, कम होना। कब कम होगा, जब तापमान क्या होगा, अधिक होगा। तो तापमान अधिक होने पर वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि जैसे ही यहाँ पर वायु दाब कम हुआ है, यह पवनें जो ऊपर उठकर गई हो, आगे जाकर ऊपर जाकर ठंडी होने के बाद में वापस नीचे आती, इस क्षेत्र में क्या होगा, वायु दाब बहुत अधिक हो जाएगा। यहाँ पर वायु का दाब अधिक है, यहाँ पर वायु जैसे ही कम होगी, यह वायु क्या करेगी, इस स्थान की ओर आगे बढ़ेगी। तो वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या होती है, आगे बढ़ती है। वायु कहां से कहां, उच्च दाब से निम्न दाब। उच्च दाब कहां होगा, जहां पर तापमान क्या है, कम। यहाँ पर तापमान क्या है, कम है। तापमान यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर तापमान कम है। तापमान कम है तो क्या है, वायु दाब उच्च है। उच्च दाब से हवा क्या होगी, निम्न दाब की ओर आगे बढ़ेगी। इसी वायु को आगे बढ़ने को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। तो हवाएं उच्च दाब से किस ओर बढ़ती हैं, निम्न दाब की ओर आगे बढ़ती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पवनें कहते हैं। यदि हमने अभी सामान्य जो चर्चा करी, हमने कहा है कि पवन उच्च दाब से, यानी कि ये उच्च दाब है, उच्च दाब कहां पर होगा,
ये याद रखना है आपको, याद रखना है तापमान और वायु दाब में विलोम संबंध होता है। प्रश्न को अभी एक प्रश्न जैसा आया था उसको सोल्व करके देखते हैं। उच्च दाब कहां पर होगा? जहां पर तापमान क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? तापमान और वायु दाब में कौन सा संबंध है? विपरीत संबंध है। यहां पर क्या है? निम्न दाब। निम्न दाब कहां होगा? जहां पर तापमान क्या होगा? उच्च होगा। तो पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी और मार्ग में हम देख ले, हम अगर कोई जलाशय है तो जलाशय के ऊपर से गुजरेगी, इसके घर्षण के द्वारा इसको गर्म करके इसके जल को अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगी। जब पवन आगे बढ़ेगी और कोई अवरोधक आ गया, इस अवरोध से टकराकर पवन ऊपर की ओर बढ़ेगी। अगर यदि अवरोध ऊंचाई पर होगा तो ऊंचाई पर होने पर वापस इसका तापमान गिरेगा तो पवन संघनित होगी। संघनित होकर क्या बनेंगे? बादल बनेंगे और बादल बनने से क्या होगी? वर्षा होगी। तो इस पर्वत की इस तरफ क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी। तो पवन एक स्थान से दूसरे स्थान आगे बढ़ती है, इसी के कारण पृथ्वी पर क्या होती है? वर्षा होती है। अगर पवन स्थिर होती तो भी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि वर्षा ही नहीं होती। तो पवन एक स्थान से दूसरे स्थान चलती क्यों है? क्योंकि तापमान में क्या होती है? विभिन्नता होती है। पवन चलती क्यों है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तापमान में परिवर्तन होने के कारण। एक प्रश्न पूछा गया था कि ग्रीष्म काल में जैसलमेर में वायु दाब होगा। ग्रीष्म काल का माह है जैसलमेर का, हम जानते हैं तापमान क्या होता है? उच्च होता है। तो वायु दाब कैसा होगा? निम्न होगा। सामान्य बात है, क्योंकि तापमान और वायु दाब में कौन सा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। तो ऐसा कोई प्रश्न हमसे पूछ ले तो आप यहीं पर सोल्व कर सकते हैं। बस एक लाइन याद रखनी है, तापमान और वायु दाब में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। इससे आप अगर कठिन प्रश्न भी आ गया, समदाब रेखाओं को लेकर भी आ गया, तो आप निश्चित सोल्व कर सकते हो। ग्रीष्म काल के मौसम में अगर समदाब रेखाएं पूछी जाएंगी तो सबसे कम जो मिलीबार होंगी वो कहां पर होंगी? जैसलमेर, गंगानगर वाले क्षेत्र से होंगी। और सबसे ज्यादा वायु दाब कहां होगा? हमारे पर झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से गुजरने वाली समदाब रेखा होगी। इस प्रकार के प्रश्न आप उससे सोल्व कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कौन सी लाइन याद होनी चाहिए हमें? समदाब रेखाएं क्या है? तो समान दाब को मिलाने वाली रेखाएं। इनकी हम आगे जब चर्चा करेंगे ऋतुओं के साथ में उनको देखेंगे। तो आपको एक लाइन यहाँ पर याद रखनी है, पवने एक तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। एक लाइन क्या याद रखनी है? पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। दूसरी चीज याद रखनी है कि वायु दाब और तापमान में कौन सा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। आगे इसी चैप्टर को हम आगे ऋतुओं से जोड़कर और आगे हम जलवायु प्रदेशों से चर्चा करेंगे। इन सभी चीजों को जो हमने स्थिति समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, या फिर हमने पढ़ा है अरावली की स्थिति, ये सभी चीजें हम अब ऋतुओं के साथ में अप्लाई करके मानचित्र में आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।